हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस आज मेरे स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड यूनिट, जिसमें हम लोग आवेश। वो बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था, अगर वैद्युत आवेश कहीं पर रुका हुआ है, स्थिर है, अगर वैद्युत आवेश स्थिर, ठीक है, मतलब कि अगर आवेश अब गतिमान है तो एक नए गुण को प्रदर्शित करेगा जिसे हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश सबसे पहले अपना वही पुराना कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करें। देखो, सबसे पहले ही आपको लोग कहेंगे म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक में बनता था एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही मैग्नेटिक में कांस्टेंट बनेगा जिसे हम कहेंगे म्यू नॉट। और एक रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर प्रूव करें। पहला जो म्यू नॉट ऑफ ई पावर 2 देख लो, म्यू नॉट ऑफ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस आज मेरे प्रोजेक्ट टीचर। रिवीजन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड यूनिट, जिसमें हम लोग आवेश यानी चार्ज की एक नई क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं चुंबक। ठीक है, देखो, दो बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था, अगर वैद्युत आवेश कहीं पर रुका हुआ है, स्थिर है, अगर वैद्युत आवेश स्थिर अवस्था में है, ठीक है ना, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो हमने पूरी एक यूनिट पढ़ी जिसे हम लोगों ने नाम दिया स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत की, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। पढ़ी थी ना? ठीक, लेकिन आज हमको बता रहा है, कह रहा है आवेश कैसा है? गतिमान। आवेश कैसा है? गतिमान है। अगर आवेश गतिमान है तो एक नई प्रवृत्ति हमारे सामने प्रदर्शित करेगा जिसे हम कहेंगे चुंबकीय। ठीक है, मतलब कि अगर आवेश अब गतिमान है तो एक नए गुण को प्रदर्शित करेगा जिसे हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश के गतिमान होने से उत्पन्न होती है धारा। आवेश के गतिमान होने से उत्पन्न होती है धारा। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है तो भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि चालक तार में आवेश गतिमान हो गया। ठीक है ना, बात समझिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले अपना वही पुराना कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करें। देखो, सबसे पहले ही आपको दे रहा है, कह रहा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया है कि अगर किसी चालक तार में हम धारा का प्रवाह करेंगे तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। फिर बायोसेवर्ट ने इस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, वैल्यू निकाली, परिमाण निकाला कि अगर तार में धारा प्रवाह होगी तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट हमारे पास बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक में बनता था एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही मैग्नेटिक में कांस्टेंट बनेगा जिसे हम कहेंगे म्यू नॉट। और एक रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में क्या कोई संबंध होता है, अगर होता है तो क्या होता है। ठीक है, फिर अब चूंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिक में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पर बायोसेवर्ट का लॉ है। अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक के छोटे छोटे डेरिवेशंस की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बायोसेवर्ट के लॉ से। तो देखो, बायोसेवर्ट के नियम की सहायता हमें अगर लेनी है, और एक तार है ये, जो अभी हमने दो कंडीशन लिख रखी है, परिमित लंबाई भी हो सकता है और अनंत लंबाई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब परिमित लंबाई का भी चालक तार हो सकता है और अनंत लंबाई का भी चालक तार। परिमित मतलब एक निश्चित लंबाई का चालक तार आपको दिया जाएगा, मान लो 1 मीटर, 2 मीटर या 6 मीटर लंबा कोई तार है और कह रहा है उसमें धारा प्रवाह करना है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका भी हमें सूत्र यहाँ पर क्या करना है? निगमित करना है। हम प्रूव करेंगे, आप देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट पर। फिर एक वृत्ताकार कुंडली अगर आपको दे दी जाए, है ना, और उसमें भी हम धारा प्रवाह कर दें तो भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो भी हम दो जगह ज्ञात करेंगे। पहला ज्ञात करेंगे अक्ष पर, फिर ज्ञात करेंगे केंद्र पर। ठीक है, इसके बाद फिर इनसे के लिए एक नया संबंध जैसे हमने गॉस में प्राप्त किया था, गॉस थ्योरम। ठीक है, वैसे यहाँ पर हमको मिलता है एम्पियर का परिपथी नियम। समझ में आ रही बात? और फिर हम उसके बाद बात करेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। और उसके बाद दो छोटी बातें जो हमको बताएगा कि आवेश अगर गतिमान है तो हमें क्या क्या यहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो ऑस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया हम उसकी बात कर लें। ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ली, ठीक है, और इस कॉइल पर एक बैटरी से उन्होंने करंट को फ्लो कर दिया। अब जब बैटरी से इसमें करंट को फ्लो कर दिया तो धारा तो भाई अपने डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। जैसा भी आपको पता है कि धारा धनावेश से चलेगी और ऋणावेश से वापस आएगी। ठीक है, तो अब इस कुंडली में भी क्या हो रही है, धारा प्रवाह हो रही है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाह हो रही है तो कहीं कहीं पर आप कुंडली देखें, कहीं कहीं पर तार भी देखें, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखी गई तो देखा गया कि निडल कुछ इस तरह से क्या हो गई, एक डायरेक्शन में झुक गई। यहाँ पर निडल रखी गई तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो ये चुंबकीय सुई की डायरेक्शन यानी दिशा को बदलने का कारक क्या होगा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस चालक तार में या कुंडली में जब धारा प्रवाह हुई तो इसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, बन गई, एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कब बन रहा है, जब हमने इसमें धारा का प्रवाह किया। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी चालक तार में अगर हम धारा को प्रवाह करते हैं तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, तब इस घटना को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी अगर आपसे पूछता है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है तो सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो कि अगर हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रभाव को हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, कह रहा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। वैसे तो पूरा डेरिवेशन आपका 10th स्टैंडर्ड में था, बट अभी आपको छोटी सी भाषा में अगर बता दे तो ये हमारे पास एक चालक तार है, लंबा है। इस तार के में जब आई धारा प्रवाह करते तो ये धारा तो बेटा पूरे में प्रवाह हो जाएगी ना। जैसे हमने यहां से धारा को प्रवाह किया तो ये धारा पूरे तार में प्रवाह होगी, होगी कि होगी। ठीक है, अब जो धारा प्रवाह होगी कह रहा है उसके कारण आपको इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात। तो अब तार के जिस बिंदु पर धारा प्रवाह हो रही है हर बिंदु के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा, है ना। अब हमारे लिए कठिनाई होगी तो हमने क्या किया, बायो-सेवर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा सबसे पहले आप तार का एक छोटा सा भाग ले लीजिए जिसकी लंबाई बहुत कम है। तो हमने मान ली इसकी लंबाई डेल एल है। क्या है, डेल। अब अगर बात करेंगे तो तार से और इस बिंदु P तक की आपको एक दूरी मिल गई जिसे आप R बोलेंगे, और एक कोण भी बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, आप नहीं बनाओगे वो अपने आप बन जाएगा। अब कह रहा है कि इस बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब इस बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। यानी यहां पर लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो तो डेल बी है, डेल बी प्रोपोर्शनल होगा आई, समझिएगा। यानी चालक तार में जो भी आप धारा प्रवाह कर रहे हो उस धारा के मान के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, डेल बी प्रोपोर्शनल डेल एल, यानी जो अल्पखंड लोगे हमने बताया थोड़ा सा लेंगे तो यहां पर भी थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पखंड के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर थर्ड, डेल बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार तथा क्षेत्र के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 4, डेल बी प्रोपोर्शनल 1/r², यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार तथा बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो, ठीक है। ये अभी 4 पॉइंट है जिन पर आपका उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हमको क्या बताना है, अब हमको सिर्फ इतनी बात बतानी कि अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इन चारों को जोड़ लेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे। यानी समीकरण 1, 2, 3 व 4 से देखो क्या आएगा, डेल बी प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा
अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें प्रोपोर्शनल नहीं इक्वल चाहिए, तो जैसे अब हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, आर। अब यहां पर बता दो, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस, ठीक है। केवल म्यू नॉट की अगर वैल्यू हमको कभी कभी पूछता है, अब या फिर बताएगा, कहेगा जहां म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट बेटा यहां पर चुंबकशीलता है। क्या है, चुंबकशीलता। और ये भी दो अलग अलग स्थानों पर अभी आपको बताएगा, कहेगा वायु या निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए जो चुंबकशीलता है उसको हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं। अगर किसी माध्यम में निकालते हैं तो वहां पर चुंबकशीलता भी बदल जाती है, जैसे विद्युतशीलता बदलती है। ठीक है ना, यानी किसी भी अगर हम स्थान पर जाएंगे जहां पर आपको परावर्तनांक दे दिया जाएगा तो उस स्थान पर आपकी चुंबकशीलता भी बदलेगी, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपकी विद्युतशीलता बदल रही है। ठीक, तो आपका बायो सेवर्ट का जो सूत्र है वो तो ये है, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, और जो भी नियतांक होते हैं आज तक आपके सामने आए हैं उन सबका एक मान होता है, तो इसका भी एक मान है ना। और इसका मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात माइनस 7 है। और केवल अगर म्यू नॉट लेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हालांकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे ये ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आगे आप डेरिवेशंस पढ़ना शुरू करोगे तो हम बोलेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट का नियम आना चाहिए, है ना। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी पढ़ाया जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके फिर बात आगे करते हैं। कह रहा म्यू नॉट का मात्रक भी बताना है, म्यू नॉट की विमा भी बतानी है, और हमको म्यू नॉट का मान भी बताना है। ठीक है ना, तो म्यू नॉट का देखो मान हम निकाल चुके। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। पिछला भी हम लोगों ने जो निकाला तो वो म्यू नॉट का ही तो मान था, है ना। तो अगर आपसे कह रहा है कि म्यू नॉट का मात्रक निकालो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं म्यू नॉट का मात्रक। म्यू नॉट आपको मिला कहां, म्यू नॉट हमको मिला डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो मिला म्यू नॉट, और इससे पहले कहीं मिला नहीं, तो यहीं से निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर कुछ बातें आपको जो अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन पता होनी चाहिए, जैसे 4 पाई। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो 4 और पाई दोनों कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू होती है, इनका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो इसको हटाने के बाद हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक साइन थीटा, साइन थीटा भी हमारे पास क्या है, कोण है, और कोण का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। तो इसको हटाने के बाद भी मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं है। आंकिक मान निकालेंगे तो भले ही परिवर्तन मिलता है, लेकिन अगर मात्रक और विमा निकालते तो इनको हटाने और इनके लगाने से मात्रक और विमा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर अब इन दोनों को हटा देंगे, ऊपर लिखा है मात्रक निकालने इसलिए हटा रहे हैं, डेल बी इक्वल बचेगा म्यू नॉट आई डेल एल अपॉन में क्या बचेगा, आर। अब आपको किसकी विमा निकालनी, केवल म्यू नॉट की, तो ये सारी वैल्यू इधर भेज दो, डेल बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आई, और इंटू में आ जाएगा डेल एल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप इन सब के मात्रक रखो। जब आप इन सब के मात्रक रखोगे तो अपने आप म्यू नॉट का मात्रक आ जाएगा, है ना। मतलब म्यू नॉट इक्वल
डेल बी की वैल्यू क्या होती है? डेल बी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 10th में पढ़ा था ना। तो डेल बी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे एम्पियर इंटू में मीटर। आर, आर क्या है? दूरी है। दूरी का इस मात्रक मीटर और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा। फिर अपॉन में आ जाओ आई। आई क्या है? धारा है। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और फिर डेल्टा एल लंबाई है। लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है ना। तो देखो अब यहां पर बहुत ध्यान से समझ लो। हाँ देखो, मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर केवल क्या बचा? न्यूटन, और बटे में क्या बचा? 1 एम्पियर ये, 1 एम्पियर ये। तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। ये हमने किसका मात्रक निकाल लिया? म्यू नॉट का। किसका निकाल लिया? म्यू नॉट का। यानी म्यू नॉट का मात्रक समझ में आया क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब कह रहा विमा निकालो, तो हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। समझना, अगर अब हम यहीं से बात करेंगे, कह रहा विमा क्या होती है, तो भाई एक बात बताओ, क्या न्यूटन की आपको विमा नहीं आती? न्यूटन क्या है? बल का ही तो मात्रक है। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 अपॉन में जो एम्पियर धारा है, धारा की विमा क्या होती है? ए, और क्या लगा है? स्क्वायर लगा है ना, तो इसके ऊपर आप लगा दो स्क्वायर। अब ये ए की पावर 2 ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। यानी क्या आ जाएगा? एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये किसकी विमा निकल गई? म्यू नॉट की। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। कह रहा है म्यू नॉट का मात्रक बताइए, म्यू नॉट की विमा बताइए। तो अब हमने दोनों निकाल लिया। दोनों निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। 4 पाई और साइन थीटा को अगर हटा देंगे तो अब उसके बाद जितना ही बचेगा वो सारी वैल्यू रखकर हम म्यू नॉट की विमा निकालें। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में हमें संबंध भी बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर हमको यहां पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला था, है ना। इलेक्ट्रिक में मिला था, और इसकी वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ थी। जबकि चुंबक से, मैग्नेटिक से आपको क्या मिल गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिल गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप लिख लो, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 बटे क्या करने पर? 2 करने पर। तो यहां पर एक समीकरण हमारे पास दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाग दे देते हैं समीकरण 2 से, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल में ये वैल्यू है 9 × 10⁹ अपॉन में ये वैल्यू है 10⁻⁻7। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको सही से कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये पूरा पलट जाएगा, ये वैल्यू कहां आ जाएगी? ऊपर। यानी ये वैल्यू दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में आ जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, और इक्वल में हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये भी तो ऊपर आ जाएगा, इंटू 10⁻+। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं? देखो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, और अब बच गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 9 × 10⁻16। ये जो वैल्यू है ना, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। क्या इसको हम 3 × 10⁸ की होल पावर 2 नहीं लिख सकते? समझो ना, ये 9 जो है 3 का वर्ग है, 10⁻16 मतलब 10⁸ का वर्ग कर दिया। देख सकते हैं। अब अगर ये लिख देंगे तो यहां पर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो है, ये वैल्यू होती है आपकी C, मतलब प्रकाश की चाल। तो C का स्क्वायर हो गया।
यानी C बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एक ही रिलेशन। कभी कभी क्या पूछता है, कहता है कि अंडर रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, कह रहा बताओ ये किसका मात्रक। तो यहां देख लो, अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम इसी को बदल दें, मतलब अगर हम यहीं पर बताएं तो 1/अंडर रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है मीटर बटे सेकंड। विमा निकालेंगे तो L t की पावर -1। लेकिन अगर इसको बदल दे तो इसके अपॉन में 1 कर दें। जब अपॉन में 1 करेंगे तो अंडर रूट μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/मीटर पर सेकंड। यानी विमा क्या हो जाएगी, L की पावर -1 और t की पावर +1। ये आपको दोनों तरह से पूछता है, समझना। ये आपका फर्स्ट टाइप है, ये आपका सेकंड टाइप है। समझ में आ रही बात। कभी कभी सीधे से ये पूछ देता है, कभी कभी ये पूछता है और कभी कभी गलती से ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए इस सवाल में, और ये कम से कम आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए तो फिर बात करते हैं आगे। कह रहा बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से, बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से किसी परिमित लंबाई के चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। पर ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके का है। पहला है परिमित लंबाई के चालक तार और दूसरा है अपरिमित यानी निश्चित लंबाई के। तो हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, हम स्टार्ट कर रहे हैं परिमित लंबाई के चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लिया हमारे पास एक परिमित लंबाई का चालक तार है जिसका नाम है AC। ठीक है, ये AC चालक तार जो है, इसमें वैद्युत धारा जो है वो I बह रही है। I बह रही है, यहां से बहना शुरू हो रही है, यहां पर आ रही है। अब कह रहा है तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, तार से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। आपसे कह रहा है कि इस बिंदु P पर आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप सोचो कि अगर तार में धारा इस बिंदु से बहना शुरू होगी तो जैसे ही आवेश यहां पर होगा इसके कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, फिर आवेश बढ़ के यहां पर आएगा इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, फिर आवेश बढ़कर यहां आएगा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, फिर आवेश यहां आएगा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। इस प्रकार तार के प्रत्येक बिंदु के कारण आपको वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें क्या करना है, हमें तो पूरे तार में जब धारा बह रही है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का औसत निकालना है, या अलग अलग बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन सबका योग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि तार में एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। अब क्योंकि बायोसेवर्ट को भी तो हमें फॉलो करना है, तो हमने तार में एक छोटा सा भाग ले लिया जिसे कहते हैं अल्पखंड, और इसकी लंबाई कितनी ले ली, डेल। कितनी ले ली, डेल। अब इस डेल लंबाई के चालक तार में जो धारा बह जाएगी उस धारा के कारण इस चालक तार के इस बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझना। अब अगर कह रहा है डेल L लंबाई के चालक तार में जो भी धारा बहेगी उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर उत्पन्न होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, डेल L में धारा कितनी बहेगी, I धारा तो नहीं बदलेगी, लंबाई कितनी है, डेल L है, दूरी मान लेंगे ये हमारे पास कितनी है, x, दूरी हमारे पास कितनी है, x है। ठीक है, और मान लेते हैं पहले तार ने क्षेत्र से थीटा कोण भी बना लिया। ठीक है, तो अगर अब हम बात करेंगे अल्पखंड मान लेते हैं ये है D और ये है E। ठीक है, तो लिखेंगे अल्पखंड DE में बहने वाली धारा, अल्पखंड DE में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी कितनी है, एक्स ली हमने। अब देखो ये कहां से निकाला, तो ये हम लोगों ने निकाला भाई बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, यानी बायो सेवर्ट के नियम से उत्पन्न होने वाला जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण होगा डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतने भाग में बहने वाली धारा के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब है क्या कि हम इस तरफ खड़े हो जाएं, अभी तक हम यहां खड़े थे, अब हम इधर खड़े हो जाएं, और जब यहां पर खड़े होंगे तो हम कहेंगे तार में धारा यहां से बह रही है और यहां तक आ रही है। तो तार में जब धारा यहां से बह रही थी तो इसके कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिला वो मान लो मिल गया B1, या इस भाग के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस एंगल φ1 पर, और यहां तक धारा आएगी तो डिपेंड करेगा इस एंगल φ2 पर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इधर खड़े हो जाएं तो हम यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको योग करते 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 यहां तक आ जाएंगे तो हमको कुल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो अब हम क्या करते हैं, अगर यहां पर खड़े होंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र को φ1 से जोड़ना शुरू करना होगा और φ2 तक जोड़ना होगा मैथ की लैंग्वेज में। यानी φ1 से आप समाकलन स्टार्ट करेंगे और φ2 तक आप क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। तो अब अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कैसे निकालेंगे, तो ये देखो एक छोटा सा एंगल आपको यहां मिल गया जिसका नाम आप लिख लेंगे डेल फाई। इसको क्या लिखेंगे, डेल फाई। इस डेल फाई की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो डेल फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखते हैं। इस डेल फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी हियर डेल फाई इंटू एक्स इक्वल डेल एल साइन थीटा। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, वैसे इसको प्रूव भी करते हैं लेकिन अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक, मतलब कोण और एक सात की भुजा, कोण इंटू सात की भुजा के बराबर है, यानी एक कोण और सात की भुजा। ठीक है, ये कोण और इसके सात की भुजा दोनों को हमने क्या किया, अभी बराबर कर दिया। तो इस समीकरण में अगर हम ये मान रखते हैं तो हमको मिल जाएगा डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में डेल एल साइन थीटा। इसकी जगह पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स इंटू डेल फाई। फिलहाल एक्स से ये पावर क्या हुई, कैंसिल, और डेल बी इक्वल आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स। समीकरण 1 मान लो, और अब आगे की थोड़ी सी कहानी जो है वो आप समझो। लगभग डेरिवेशन हो गया है पूरा, हमको केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर एक और एंगल देख लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या बनेगा, फाई। और इस फाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक भुजा आपको पता है जिसे आप देख रहे हो यहां पर, ये क्या है, आर। ठीक है, आर का मान आपको क्या है, पता है, और आर का मान पता है यानी ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, आपका कर्ण। तो इसका मतलब है आधार और कर्ण में आप यहां पर अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई। और कॉस फाई इक्वल क्या होता है, आधार यानी आर बटे कर्ण यानी एक्स। एक्स बराबर आप क्या लिख लोगे, यहीं पर लिख लेना एफ। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर बाई कॉस फाई। अगर ये मान इस पे रखेंगे तब आपको यहां पर क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन यहां पर आ गया आर अपॉन कॉस फाई, और एक चल रहा था यहां पर डेल फाई। ठीक है, और ये आ गया आपका डेल फाई। कॉस फाई ऊपर आ जाएगा, मतलब डेल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू कॉस फाई और इंटू में डेल फाई। ठीक है, अब देखो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो डेरिवेशन हो गया। अब आप भी पूछो कैसे हो गया, है ना। तो देखो डेरिवेशन कैसे हुआ, अभी तक हमने एक अल्पखंड के कारण यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, लेकिन अब हम यहां खड़े हो गए और यहां पर अब हमने बात कर ली कि इस डेल फाई में जो भी घटक बना या जितना भी छोटे से पार्ट में आपको चुंबकीय क्षेत्र मिला उसका मान इतना है।
अब अगर आपसे कह रहा है कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो आप समाकलन कर दो कहां से, φ1 से कहां तक, φ2 तक, है ना। अब यहां पर अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है तो इसी को आप बढ़ाओगे, और जब इसको आप बढ़ाओगे, बढ़ाने का मतलब कहां से जोड़ना शुरू करोगे, φ1 से कहां तक जाओगे, φ2 तक। तो अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए -φ1, देखो φ1 आपका कैसा होगा, नीचे एक्सिस क्या है तो -φ1 से φ2 तक समाकलन करने पर, चलिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल बी, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो यहीं पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी इक्वल इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई इंटू में डेल फाई, ठीक है। अब आपको ही पता है इसका इंटीग्रेशन थोड़ी देर बाद कर लें अगर, लेकिन यहां से कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब इंटीग्रेशन होगा केवल कॉस फाई का, क्यों, क्योंकि लगा है डेल फाई, है ना, डेल फाई लगा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस फाई का। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या आएगा, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, लिमिट पहले तो ध्यान से देख लो कहां से आएगी, -φ1 से φ2 तक, -φ1 से φ2 तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन cos फाई या cos थीटा का क्या होता है, sin फाई या sin थीटा, तो ये आ गया sin फाई। लिमिट क्या आ गई, -φ1 से कहां तक आएगी, φ2 तक, ठीक है। अब अगर -φ1 से φ2 तक आएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर लें, यानी b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे तो लिमिट के साथ साइन φ2 माइनस में आ जाएगा साइन, और ये होगा माइनस का साइन φ1। यानी अगर बिल्कुल सही से हम इसको लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो गया साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आया है अगर किसी परिमित लंबाई का कोई चालक तार आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ गया बेटा, इसको कॉपी कर लो क्योंकि ये पार्ट में अभी इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अगर वो आ गया है तो अब आपसे ये कह देता है ना कभी कभी कि ये आपके पास जो तार है वो अनंत लंबाई का है, ठीक। देखो तो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, अनंत लंबाई के चालक तार में बहने वाली धारा के कारण